करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हमारे समाज में लड़कियों को पैदा करने के लिए महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए सही उत्तर का चुनाव करें। यह सही है कि नहीं है बच्चों बात? हमारे यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि किसी के परिवार में अगर लगातार 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, 7 लड़कियां हो गई तो ऐसा लोग मानते हैं कि ये इसके मदर के अंदर ही कोई फेल्योर है, माँ के अंदर ही कोई फेल्योर है, इसलिए बार बार लड़कियां हो रही है। और कुछ लोग तो नई शादी कर लेते हैं, कुछ लोग तो बेटे के चाह में नई शादी तक कर लेते हैं भाई साहब। पता नहीं मतलब इस तरह की मानसिकता लोगों की क्यों है। आखिरकार बेटियों को जो है बेटों के बराबर क्यों नहीं माना जाता, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। आज तो एजुकेशन बहुत आगे है मेरे दोस्तों, और इस वजह से आज कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लड़के और लड़की में। लेकिन अगर अपन आज से बच्चों 10 साल 15 साल पीछे जाके देखते हैं, विशेषकर जो ग्रामीण तबके की बात करते हैं, तो वहाँ वास्तव में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। उसका कारण एक ही था और वो था अशिक्षा, नॉलेज नहीं था। लोगों की भी कोई गलती नहीं थी, केवल कमी की वजह से ऐसा होता था। तो पहले लोगों को क्या लगता था कि अगर किसी के परिवार में लड़कियां ज्यादा है तो ये किसकी गलती है? माँ की। माँ के शरीर में ही कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। वास्तविकता क्या है बताओ? वो प्रॉब्लम मदर की है कि फादर की? देखो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, पहला डिफेक्ट लाइक ए स्पर्मिया इन मेन, ये कह रहा है कि मनुष्य में ए स्पर्मिया जैसी कमी की वजह से लगातार लड़कियां जन्म लेती है। ओके, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज्ड विद एग, यानी अंडाणु के साथ जो शुक्राणु मिलता है उसका जो आनुवंशिक संगठन है, उसके आनुवंशिक संगठन की वजह से ही लड़की जन्म लेती है। ओके, ड्यू टू द जेनेटिक, अंडाणु की वजह से ही लड़कियां जन्म लेती है। ओके, ड्यू टू सम डिफेक्ट इन वुमन, महिला में कुछ जो है डिफेक्ट होता है और इसकी वजह से लगातार बालिकाएं जन्म लेती है। अब बताओ कौन सा सही है जी? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बताइए? बी सही होगा। बहुत ही बढ़िया, 90% बच्चे कह रहे हैं बी सही होगा। बी में क्या लिखा है? बी में लिखा हुआ है कि शुक्राणु का आनुवंशिक संगठन, शुक्राणु का आनुवंशिक संगठन जो अंडाणु के साथ मिलकर के निश्चित होता है, उसी का परिणाम है लड़की का जन्म लेना। इसका मतलब यह कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगी, इसके लिए जिम्मेदार मां नहीं पिताजी है ना? हाँ जी, तो इसलिए ये सोच धीरे धीरे लोगों में अब बदलने लगी है ना? तो पिता जो है, पिता में फादर में बेटा है ना 44 प्लस एक्स, ये क्रोमोसोम होते हैं कि नहीं होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं जी। तो बच्चों अब यहाँ पे बात क्या है? बात यह है कि जब इनमें स्पर्म बनेगा तो यहाँ 2 कंडीशन होगी, 22 प्लस एक्स एक स्पर्म में और 22 प्लस वाई दूसरे स्पर्म में। सही बात गलत? और जो मदर है, मदर तो जितने भी अंडाणु उत्पन्न करेगी उन सभी में एक्स ही होता है ना? अरे मदर में जितने भी एक बनेंगे उन सभी में क्या होगा? मान लो आप 100 बन गए, 2 बनेंगे तो भी कंडीशन तो वही है ना, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, है कि नहीं? तब हम कहते हैं वो एक ही प्रकार का अंडाणु उत्पन्न करती है और उसमें एक्स गुणसूत्र होता है। एक माँ अपने बेटे को भी और अपनी बेटी को भी कौन सा गुणसूत्र देती है? एक्स गुणसूत्र, है ना? अब बात यह है कि अगर पिता का एक्स अंडाणु से मिला तो संतान लड़की, और पिता का वाई गुणसूत्र अंडाणु से मिला तो संतान लड़के के रूप में जन्म लेती है। सीधी सी बात है। सही है कि गलत? 100% सही है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। इसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज, मनुष्य में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब होता है बेटा गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। इधर लिख देता हूं, चलो, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। ये बच्चों किसको स्टिमुलेट करेगा? ये किसके लिए ट्रिगर का काम करता है? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी जल्दी बताइए, देखें कौन से हार्मोन को ट्रिगर करेगा? बताइए देखें। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, पहले तो ये तो बता दो सर ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है क्या? अभी बताते हैं। हाँ जी, वॉइस वगैरह क्लियर है? बिल्कुल, सुनिए फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में बताता हूं। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोले तो गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, है ना? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, है ना? ये मेरे दोस्तों फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है ना, माँ के गर्भाशय में होता है, और जब ये 9 महीने का कंप्लीट हो जाता है
जब बच्चों प्रसव का टाइम आता है, जब बच्चे के जन्म का टाइम आता है, उस समय क्या होता है कि जो ये प्लेसेंटा है ना बेटा, कौन, प्लेसेंटा, और बच्चों जो ये फीटस है ना, फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिल करके, है ना, फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिल करके इस बच्चे के प्रसव के, बच्चे के जन्म के पहले सिग्नल को जनरेट करते हैं, और उसी सिग्नल का नाम है फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अपरा और गर्भ के द्वारा, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो, है ना। तो अब जब फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होगा तो बच्चों इस गर्भाशय में हल्के हल्के संकुचन होते हैं। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से गर्भाशय में कैसे संकुचन होंगे बताओ, बताओ। गर्भाशय में हल्के संकुचन होंगे, हल्के संकुचन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस ड्यू टू फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, याद रखना। और फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? एक जो गर्भ है वो और प्लेसेंटा दोनों के द्वारा प्रसव का जो पहला मैसेज है वही फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स है। ओके, तो गर्भाशय में हल्के संकुचन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए। ओके, अब क्या होगा? अब तुरंत इस रिफ्लेक्स की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू होगा। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा बेटा, अब जो ये जितने भी यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है ये स्ट्रांग होते जाएंगे, मतलब कि अब इस ऑक्सीटोसिन की वजह से स्ट्रांग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, अब तेज तीव्र संकुचन होंगे, और इसी की वजह से बच्चे का क्या होगा? जन्म होगा। सारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आ गई जी। लाडली जी, ललिता जी, ये बात बेटा याद रखना है आपको, कभी भूलना मत, है ना। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा जनरेट हुआ? फीटस और अपरा के द्वारा जनरेट हुआ। इस रिफ्लेक्स की वजह से यूट्रस में कैसे संकुचन होते हैं? हल्के संकुचन होंगे, और इसकी वजह से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? ऑक्सीटोसिन, है ना, बिल्कुल जी। याद रख लोगे ना, कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा। ओके, बिल्कुल। तो मदर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होगा, ठीक है कि नहीं। और मदर के अंदर जो ये ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा, इसका काम है मदर के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना, और वो भी कैसा? हल्का कि तेज, तीव्र कॉन्ट्रैक्शन। याद रख लोगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वाह भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप बता दोगे। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, स्तनधारियों में कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य किसका उत्पादन है? कार्पस ल्यूटियम किसको बनाती है? कार्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है? और मैं तो आपसे यह भी पूछूंगा कि यह कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे हुआ? कार्पस ल्यूटियम खुद कैसे बनी? निर्माण कैसे हुआ? मैं ये भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ, कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगी? पहला, एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन ओनली। बताइए, देखें, बताइए। ज्योति जांगिड़, परमेश्वरी, अपेक्षा, हाँ, शिवा, आदित्य, वाह भाई वाह, क्या बात है। इतनी बड़ी संख्या में जब जुड़ोगे तो लोगों को अपने आप एहसास हो जाएगा कि वास्तव में यहां पर जो है वो जुनून वाले बच्चे हैं, जज्बे वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या बात है, हाँ जी, वाह वाह वाह। आयुषी, अंजलि, भावना पटेल, सलोनी, राहुल, महिमा, बलदेव, बहुत बढ़िया। बबीता, मुस्कान, सुमन मौर्य, प्रतिभा, प्रगति, अरुण 20, प्रियांशु, दीपांशी। ध्यान से सुनना, दो चीजें बताना चाहूंगा, है ना। इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर जो आएगा वो प्रोजेस्टेरोन आएगा, लेकिन अगर इन ऑप्शन को थोड़ा सा बदल दूं तो आंसर कुछ और हो जाएगा। इसने पूछा कार्पस ल्यूटियम से क्या स्रावित होता है, इधर लिखा एस्ट्रोजन ओनली, केवल एस्ट्रोजन। बेटा देखो, केवल एस्ट्रोजन नहीं स्रावित होता, यह गलत है। रिलैक्सिन ओनली, केवल रिलैक्सिन स्रावित नहीं होता। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन तो प्लेसेंटा से स्रावित होता है, ठीक है। अब राइट आंसर फिर तो प्रोजेस्टेरोन ही होगा, लेकिन एक यहां पे बात भी बोलना चाहता हूं, वो भी याद रखना। देखो बेटा, इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, ध्यान रखना ये बात, इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा बेटा मेरी बात याद रखो, कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन भी स्रावित होता है और प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होता है। अब आप मेरे से नाराज होने वाले हो, आप कहोगे सर आप कैसी बात बोल रहे हो, ऑप्शन में तो आप प्रोजेस्टेरोन सही कर रहे हो और यहां नीचे आप बोल रहे हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों, ये कैसी बात हो गई सर। तो सुनो मेरी बात, देखो यहां लिखा हुआ है एस्ट्रोजन ओनली, अगर मैं ओनली हटा दूं, अगर मैं यहां ओनली हटा दूं, केवल हटा दूं, तो ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। तब तो कहीं ना कहीं ऐसा लिखना पड़ेगा लास्ट में कि ए व बी दोनों। समझ में आई बात। तो इसलिए कई बार क्या होता है बच्चों, हम तो पढ़ते हैं कि एस्ट्रोजन भी स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन भी, और कई बार ऑप्शन में इस तरह के शब्द लिख दिए जाते हैं जिससे भी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरी बात यह भी है कि भाई कार्पस ल्यूटियम का जो मेन हार्मोन है ना, जो मुख्य हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन
है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट में जो स्रावित होता है ना, जो मुख्य है वो प्रोजेस्टेरोन है। क्लियर बात? बिल्कुल। अब एक चीज मैंने आपसे और पूछी है, मैंने कहा कि इस कार्पस ल्यूटियम को बनाता कौन है जी? भाई ये कार्पस ल्यूटियम कैसे बन गई, ये कार्पस ल्यूटियम कैसे बनी? तो इसका आंसर क्या लिखोगे जी? सर जी ये तो ग्राफियन फॉलिकल से बनी। किससे बनी बताओ? ग्राफियन फॉलिकल से। ये बात जिनको नहीं पता है वो याद कर लेना, लिख लेना। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है ना बेटा, ग्राफियन फॉलिकल जब फटती है, कब? ओव्यूलेशन के समय, अंडोत्सर्ग के समय। तो जो फटी हुई जो डीजनरेट ग्राफियन फॉलिकल होती है येलो कलर की, है ना, इसका कलर येलो होता है, याद रखना, इसी को कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है। ये बात याद रखना, है ना? बिल्कुल जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले कि नहीं चले? बिल्कुल चलना है जी, क्यों नहीं। अब देखिएगा, और चलेंगे भी, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है मैं वही लेना चाहता हूं बेटा, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं लेंगे। हाँ जी, वैसे ये तो बहुत इजी है, आप बता दोगे, फिर भी देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड? युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका द्विगुणित होती है? इनमें से डिप्लॉइड कौन है? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी या स्पर्मेटिड? बताओ देखें। हाँ, इंदु जी, गुरुमुखी, सुनीता सिंह, स्वामी एमडी सूफिया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर से बोल देता हूं, कल सुबह 8:15 बजे विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे महा मैराथन है। कब है? 14 अप्रैल रविवार, है ना, 14 अप्रैल रविवार सुबह 8:15 बजे से महा मैराथन होगी। ठीक है कि नहीं है? आप सबको जुड़ना है, जिसमें फिजिक्स भी होगी, जिसमें बायोलॉजी भी होगी, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट जो मैराथन होगी उसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री भी होगी। और इसके अलावा आने वाले सप्ताह में हम और भी नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैराथन, इंग्लिश ग्रामर की, जीके की मैराथन भी चलाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी को कल एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड आपको स्थापित करना है। मैं आप सबसे सपोर्ट मांगने आया हूं, हर एक विद्यार्थी जुड़ना मेरा विशेष आग्रह है बेटा आपसे। हाँ, निभा, प्रेरणा, रीना, तेजल, प्रवीण, आंचल, मोनिका, नरेश, और कल जो भी बच्चा जुड़े पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठना, है ना। बहुत कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेंगे। जो भी मैराथन क्लास होगी वो 5 या 6 घंटे की होगी, है ना, बिल्कुल जी। तो लगभग 4 से लेकर के 6 घंटे की होगी। छोटी क्लास में लंबी और बड़ी जानकारी, है ना, वो हम जो है कवर करने वाले हैं। कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कल मैं करवाने वाला हूं, ठीक है ना, बिल्कुल। और सर भी बहुत शानदार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला, कुछ पीवाईक्यू भी करवाएंगे फिजिक्स में। हाँ, पवन सैनी, साक्षी, अनु चौरसिया, रवीना, टिंकू, सोना, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी सुनिए, इन्होंने कहा है डिप्लॉइड सेल कौन सी है? द्विगुणित। तो एक ही कोशिका मुझे द्विगुणित दिख रही है और वो है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होती है। बाकी ये जो भी नाम लिखे हुए हैं ये सारे हैप्लॉइड कोशिकाओं के नाम है, अगुणित कोशिकाओं के नाम है, याद रखना बच्चों। देखो अगर कहीं लिखा हुआ मिले ऊगोनिया, ये फिक्स याद रख लो, स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया लिखा हुआ मिले, स्पर्मेटोगोनिया लिखा हुआ मिले, प्राइमरी ऊ साइट लिखा हुआ मिले, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ मिले, है ना, तो आप समझ लेना, तो आप अच्छी तरह से जान लेना बेटा कि ये आपकी किस तरह की सेल है, ये आपकी डिप्लॉइड सेल है। कैसी? ये आपकी डिप्लॉइड सेल है। लेकिन अगर किसी के नाम के आगे सेकेंडरी शब्द आ गया तो समझ लेना वो हैप्लॉइड है, वो अगुणित है। ओके, बिल्कुल जी। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम जाएंगे। चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्क्यूलेटिंग लेवल ऑफ। महिलाओं में GnRH पल्स आवृत्ति में परिवर्तन को परिसंचारी स्तरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहले तो GnRH है क्या? इसे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है बेटा ये आपका GnRH है, याद रखना। और ये जो हार्मोन है ना बेटा, जानते हो आप, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, इतना मैं पहले ही बता दूं। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। लेकिन ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? प्रेरित करता है। ओके ओके, अब देखो बच्चों, इस हार्मोन के अंदर जो बदलाव होता है, कभी ये बढ़ेगा कभी ये घटेगा, तो इसकी आवृत्ति में, इसकी फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंजेज होगा वो कौन से हार्मोन की वजह से होगा? महिला के ओवरी के ऐसे कौन से हार्मोन है जो मेरे दोस्तों इसके लेवल को बढ़ाने या घटाने में कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभाएंगे? पहला है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन, फिर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। बताइए देखिए कौन सा सही आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रख लेना प्रीति जी, बहुत ही शानदार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है GnRH की फ्रीक्वेंसी को, पल्स को चेंज करने का काम करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर बताना चाहूंगा, ये एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, GnRH देखो ये रिलीजिंग हार्मोन है, और रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये तो हाइपोथैलेमस ही सीक्रेट करता है। तो GnRH ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है भाई, हाइपोथैलेमस, याद रखना। अब इस हार्मोन से प्रेरित होकर के, इस हार्मोन से स्टिमुलेट होकर के हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, वो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक तो FSH और दूसरा LH। ओके, बिल्कुल जी। अब इन हार्मोन का प्रभाव याद रखना महिला पर भी है और पुरुष पर भी है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ओवरी पर भी है और टेस्टिस पर भी है, क्योंकि इन हार्मोन को हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, ये गोनेड पर काम करते हैं। लेकिन इनके लेवल को मेंटेन करवाने के लिए ओवरी और टेस्टिस में भी कुछ हार्मोन होते हैं जिनको हम लैंगिक हार्मोन कहते हैं, और वो इनकी आवृत्ति को बदलवाने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, बिल्कुल जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि नहीं चले? 100% चलना पड़ेगा। चलो जी क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन करना है, जो गलत है वो सेलेक्ट करना है। तैयार हो? हाँ जी, बताइए। देखिए कुणाल मौर्य जी, मधु जी, पूनम जूही, मुस्कान, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो पहला ऑप्शन है LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिक्यूलर फेज। फोलिक्यूलर फेज में LH और FSH का लेवल कम होता है। ओके, LH ट्रिगर सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल, यानी बच्चों जो लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल के द्वारा एंड्रोजन का स्रावण होगा, और LH जो है वो लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल, FSH जो है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से सर्टोली सेल इस पर मियोजेनेसिस करवाएगी। इस पर मियोजेनेसिस का मतलब होता है इस पर मेटिड का स्पर्म में बदलना, इसी को बोलते हैं शुक्राणु का स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, और लास्ट में है LH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ओवरी। ओवरी के अंदर जब ओव्यूलेशन होता है तो जो ग्राफियन फोलिकल है वो फटती है, और इससे कार्पस ल्यूटियम बनता है, और एक सेकेंडरी oocyte भी बनता है, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। और ग्राफियन फोलिकल जब फटेगा तो इसमें LH जो है वो ट्रिगर का काम करता है। ठीक है जी। तो अब इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन कौन सा है? बताओ, बताइए कौन सा गलत है? ए गलत है, बी गलत है, सी है या डी है? सी बता रहे हैं काफी बच्चे। इस बार आपके मोए मोए हो रहा है भाई, ये तो बात सही है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कुपिक। कुपिक जहां लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पुट्टी का। तो बच्चों जो पुट्टी का चरण है आपका, या हिंदी में भी देख लो, पुट्टी का चरण है ना, पुट्टी की प्रावस्था के दौरान और FSH धीरे धीरे कम हो जाता है, ये गलत बात है। अरे भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फोलिक्यूलर फेज होती है ना, उस फोलिक्यूलर फेज के अंदर तो FSH का लेवल बढ़ता, LH का लेवल बढ़ता है, कम थोड़ी होता है। ये गलत लिखा हुआ है, इसने लिखा ना LH और ड्यूरिंग फोलिक्यूलर फेज, ये इसने गलत लिखा है। फोलिक्यूलर फेज में प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फोलिकल बनानी है। अब फोलिकल में ग्रोथ करवाना है, डेवलपमेंट कराना है, तो FSH और LH चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो यही इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत है, बाकी सब सही है। सी तो बिल्कुल सही है भाई, सी गलत हो ही नहीं सकता। सी में लिखा हुआ है FSH सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित, और सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देती है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ इस पर मियोजेनेसिस है ना, इस पर मियोजेनेसिस, तो इस पर मियोजेनेसिस में सर्टोली सेल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट होगा, कतई गलत नहीं है, भूलना मत बेटा। LH जो होता है वो लेडिग सेल को स्टिमुलेट करता है, और FSH जो है वो पुरुषों में सर्टोली सेल को प्रेरित करता है, का स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, मतलब कि ये इस पर मियोजेनेसिस करवाती है। इस पर मियोजेनेसिस में इस पर मेटिड चलता है, और लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है LH, जिसकी वजह से लीडिंग कोशिका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। ओके, बिल्कुल मेरे दोस्तों नोट कर लेना जो बात मैं बोल रहा हूं, कर लेना, भूलना कतई मत। ठीक है, चलो जी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन के बारे में सही स्टेटमेंट का चयन करो। जल्दी बताओ। प्रीति, हाँ, अभिलाषा, रिंकी, दीक्षा, जूही, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अंजलि, रक्षित। अभी जस्ट मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो बेटा, वैसे तो कल क्वेश्चन करने ही है मैराथन में। हाँ जी, देखो इसने क्या कहा इनहिबिन के बारे में? इज प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिन द सीक्रेशन ऑफ LH। फिर कह रहा है कि इट इज प्रोड्यूस बाय नर्स सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ LH। इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH, FSH और प्रोलैक्टिन। इज प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ FSH। अब देखो बच्चों,
कौन सा सही होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंडाशय में ग्रेनुलोसा कोशिका से स्रावित होगा और ये FSH के स्राव को रोकता है। बच्चों यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं फिर बोल दूं, यहां लिखा हुआ है इनहिबिन। क्या लिखा है बेटा? इनहिबिन। इनहिबिन पुरुषों में भी स्रावित होता है और महिलाओं में भी। महिलाओं की जो ओवरी है, उस ओवरी में ग्रेनुलोसा सेल होती है और इस ग्रेनुलोसा सेल के द्वारा बेटा इस इनहिबिन का स्रावण होगा। ये इनहिबिन क्या करता है? ये इनहिबिन FSH फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए मेरे दोस्तों एक तरह से रोधक का काम करता है ना। कहीं ना कहीं FSH के लिए नेगेटिव फीडबैक का काम करता है इनहिबिन, है ना। FSH का लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लेवल को कम करना, इसके सीक्रेशन को कम करवाने में ये एक तरह से मैसेज जनरेट करता है पिट्यूटरी को, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इनहिबिन बनाएगा कौन? इनहिबिन हमारी ओवरी बनाती है, ओवरी की ग्रेनुलोसा सेल इनहिबिन को बनाती है। और इनहिबिन क्या करेगा? जब FSH का लेवल बढ़ता है तो उसके लेवल को कम करवाने की में मदद करेगा, उसके लेवल को कम करवाने में मदद करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये बात भी आपको आनी चाहिए। चलो भाई, तो आज का सेशन जो है मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, आज के लिए आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक जो फीटस है वो किस तरह से डेवलप होता है, या यूं कहूं कि एक भ्रूण जो है जब वो डेवलप होता है, वो फीटस में बदलता है, तो सेकेंड मंथ में उसके कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, थर्ड में कौन से ऑर्गन बनते हैं, क्या बदलाव होता है, फोर्थ मंथ में क्या बदलाव होता है, फिफ्थ मंथ में क्या बदलाव होता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। शरीर पे हेयर कब आते हैं, कब आईलिड ओपन होती है, कब सारे बॉडी के सिस्टम बन जाते हैं, है कि नहीं है, कब डिजिट बनती है, ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखनी है। जो बच्चा एकदम बढ़िया आंसर देगा उसको विजय एजुकेशन की तरफ से एकदम फ्री में बुक्स मिलेगी, यहां से बुक्स भेजी जाएगी। डेली हम एक बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तो आपके और हमारे बीच का एक प्रेम है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें हर एक बच्चा सही आंसर दे रहा है, लेकिन फिर भी हम मन से दिल से किसी भी रैंडम एक बच्चे को जो सही आंसर देने वाले होते हैं उनमें से एक बच्चे को लेके आते हैं आपके लिए। ठीक है, वो आप ही का छोटा या बड़ा भाई होता है। ठीक है ना। हाँ, कल के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया बेटा। एक जो भ्रूण है ना, भ्रूण का जब विकास होता है ना, तो याद रखिएगा जब एक एम्ब्रियो या एक जो फीटस है वो डेवलप होता है तो पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में उसके शरीर की कौन से ऑर्गन या टिश्यू बनते हैं, दूसरे महीने में कौन से ऑर्गन बनते हैं, तीसरे महीने में उसके शरीर में क्या बदलाव होता है, और चौथे महीने में क्या बदलाव होते हैं, और 5वें महीने में। पहले से लेकर के 5वें महीने तक एक एक लाइन में ही है इनका आंसर, एक एक लाइन में ही आंसर है ना। शायद एक महीना ऐसा है जिसमें हृदय बनेगा, एक ऐसा महीना है इनमें से जिसमें अंगुलियां बनती है, एक ऐसा कोई महीना है इनमें से जिसके अंदर शरीर के सारे सिस्टम बन जाते हैं, एक ऐसा महीना है जिसमें शरीर पे हेयर आते हैं, एक ऐसा महीना है जहां पलकें खुल जाती है। अब वो आपको देखना है ना। अपनी तरफ से खुल के आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और आंसर दो तब आपका नाम और आपके। द लीडिंग सेल, क्या बोला इसने कहा द लीडिंग सेल एज ए फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सीक्रेटरी सोर्सेज ऑफ। मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिका किसका स्रावण करती है, यह आपको बताना है। हमारे शरीर में बच्चों एक लीडिंग कोशिका होती है जिसको हम अंतराली कोशिका भी बोलते हैं। इसका और क्या नाम है? अंतराली कोशिका। तो बच्चों ये जो अंतराली कोशिका है ये किसका स्रावण करेगी? ये लीडिंग कोशिका किस हार्मोन का स्रावण करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला लिखा है प्रोजेस्टेरोन, फिर है इंटेस्टाइनल म्यूकस, फिर है ग्लूकेगॉन और फिर है एंड्रोजन। आपको बताना है कि ये किसका स्रावण करेगी। जल्दी बताइए भाई फटाफट से। सभी बच्चों का स्वागत है, और कमेंट इस तरफ दिख रहे थे वो सही थे। हाँ, अंजलि जी, आंचल, सालू, राम प्रकाश, हाँ जी, भावेश, हाँ जी, यमुना जी, मानवी, सोनी, ईसु, आलोक यादव, जल्दी बताइए। देखे, अंजू, सरिता, महिमा, अमन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, चंचल, आशुतोष, राणा, गायत्री, अदिति, राम प्रकाश, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं भाई, हम तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, है तो बहुत अच्छे, लेकिन कल क्या हुआ था, थोड़े हम गिर गए थे भाई। ठीक है, और ऐसी जगह गिरे थे, यहाँ पे दर्द है, पीठ में दर्द है, पता नहीं पूरी बॉडी जो है, ठीक है, कांप रही है भाई। ठीक है, निधि पाल जी, चंचल जी, नीकू जी, महेश जी, साक्षी जी, सिमरन जी, कौशल जी, हाँ, अभिषेक, शिवी, काजल, आंचल, आप सब बच्चों की प्रार्थना थी भाई, ठीक है ना, इसलिए लगेगी तो नहीं, ये कंफर्म है। हाँ जी, रोशनी, रवीना, विक्रांत, प्रिया, चंद्र प्रकाश, परमेश्वर, गंगा, अमित, विनीता,
कोमल गुप्ता, मदन सैनी, क्या बात है। कांति चौरसिया जी, सुनिए भाई, यहाँ अब एक बच्चा डर रहा है कि यार मैंने तो टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था लीडिंग सेल के द्वारा, अब यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। अरे मेरे भाई सुनिए तो सही, ये एंड्रोजन जो है ना, एंड्रोजन की कैटेगरी में ही तो आता है टेस्टोस्टेरोन। समझ में आई बात? कहीं पर भी एंड्रोजन लिखा हुआ है तो आप इसे टेस्टोस्टेरोन ही समझना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस एंड्रोजन का जो सीक्रेशन है वो हमारी लीडिंग कोशिका के द्वारा ही तो होता है ना। तो हमारी जो लीडिंग सेल है वो इसका श्रावण करती है। बात सही है या गलत है? 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये जो लीडिंग कोशिका है ना बच्चों, जिसको आप अंतराली बोल रहे हो, ये कोशिका बच्चों पाई कहाँ पे जाती है बताओ देखें। ये कोशिका कहाँ पे पाई जाती है बताओ देखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये कोशिका पाई जाती है टेस्टिस में, वृषण में। अब टेस्टिस में कहाँ पे भाई? तो टेस्टिस में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, है ना। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, मतलब ये एक ट्यूब है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो ये रिक्त स्थान है, इसमें पाई जाती है ये लीडिंग कोशिका बच्चों। और लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है एक पीयूष ग्रंथि का हार्मोन जिसका नाम है LH। LH से प्रेरित होती है, तब जाकर के ये लीडिंग कोशिका बच्चों एंड्रोजन का श्रावण करती है। और एंड्रोजन को मेल सेक्स हार्मोन, नर लिंग हार्मोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नर लिंग हार्मोन। तो नर लिंग हार्मोन का श्रावण अंतराली या लीडिंग कोशिका के द्वारा होगा, जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के रिक्त स्थानों में पाई जाएगी। और लीडिंग कोशिका को कौन प्रेरित करता है? तो इस कोशिका को प्रेरित करता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे। बहुत ही बढ़िया, ये जानकारी लिख भी सकते हो आप, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड ए पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पज सर्व इज। देखो ये कह रहा है कि भाई हमारे जो टेस्टिस हैं, मेल के जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो टेस्टिस वृषण कोश में क्यों पाए जाते हैं? क्या कारण है भाई? ये एब्डोमिनल कैविटी में भी तो रह सकते हैं, क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है? इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। बताइए, देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। क्या कारण है कि वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? कारण आपको बताना है। पहला है एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंपैरिजन बाय द विसरल ऑर्गन, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस, फिर लिखा है प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर, फिर लिखा है मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर। बताओ देखें कौन सा सही आंसर है? लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि अंडकोश तापमान नियमन का काम करता है। अंडकोश में शरीर से कम ताप रहता है। अंडकोश का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? बॉडी टेम्परेचर से कम रहेगा। बताओ ये पॉइंट सही है क्या? कैमरा को जूम कम करो प्लीज, कैमरा को जूम कम करो प्लीज। क्यों कैमरा ज्यादा जूम है क्या? कट रहा है कुछ? अरे भाई तो ध्यान नहीं देख रहे हो आप, थोड़ा कम जूम कीजिए इसको। हाँ थोड़ा जूम आउट करें, जूम आउट कीजिए भाई, कुछ दाएं बाएं से स्क्रीन दिख जाएगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। हाँ जी चलो। हाँ दिनेश जी, योगिता जी, बहुत बढ़िया। हाँ अरे भाई आप बोले नहीं, स्क्रीन कट रही थी आप बोले ही नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा हैं। अब सही है। हाँ तो सारे बच्चे डी बता रहे हैं। डी में लिखा हुआ है कि स्क्रोटम जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से भी कम तापमान बनाए रखता है। यहाँ का जो तापमान होता है बच्चों वो लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पर्म जो बनते हैं ना वो बॉडी से भी कम तापमान पे बनते हैं, ये बात याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया। स्क्रोटम का तापमान शरीर के ताप से कितना कम होता है? 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। ये कैसी कोशिका भाई? सर्टोली। अरे अरे कोई नहीं, आज याद का रहने दो भाई। हाँ बच्चों ने बोला है जूम करने को, जूम इन करने को। तुम लोग फिर से फ्रेम को हिला रहे हो, मैं आपको हिला के छोड़ दूंगा, हटिए दूर। हाँ चलो। हाँ जी वनीता जी जल्दी बताओ भाई, पिटाई हो जाएगी कैमरे को हाथ लगाया तो। हाँ अब देखो भाई मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन याद रखो। देखो यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया लीडिंग का, दूसरा क्वेश्चन आया सर्टोली का। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो इन दोनों में बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, है ना। इंटरस्टिशियल। अब फटाफट बताओ, देखिए लीडिंग का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है? ये क्या बनाता है? एंड्रोजन, एंड्रोजन बनाएगा। और सर्टोली का क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे? सर्टोली का काम सारे बच्चे बता दो, फटाफट बताइए। देखिए पूर्वी, सुमन, निगम, शिल्पी, रुचि, विशाखा, कामिनी, खुशी तिवारी, मनीषा, आंचल मौर्य,
बहुत बढ़िया सुमित्रा सिद्ध, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या लिखा, ओवरी एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। ओके, सर्टोली सेल कहाँ पाई जाती है, ये कह रहा है ओवरी में पाई जाती है, जय हो आपकी, ओवरी में थोड़ी ना होगी। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये कह रहा है कि हमारी एड्रिनल ग्रंथि के अंदर पाई जाती है, इसने तो और गड़बड़ कर दी भाई, हटाओ इसको। ये कह रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है, और फिर कह रहा है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, ये कह रहा है कि स्पर्म को, शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। लास्ट में लिखा पेनक्रियाज में पाई जाती है, यह भी गलत है। तो कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, और सारे बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं। नम्रता, मोहम्मद शाहिद, आशुतोष, निकिता, रोहित, गोरी झा, मोहिनी, बिंदु वर्मा, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। रिया, रोली, तनीषा, चिंकू, युवराज, संध्या, मनीषा, मनोरमा मिश्रा, पवन, प्रीति, कोमल, तृप्ति, प्रियांशी, रागिनी, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, शाबाश भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से क्या जल्दी। हाँ मेरे दोस्तों, अब एक बच्चा सोचेगा अरे गुरुजी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है। अरे भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली वो छोटी छोटी नलिकाएं हैं जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं, जिनमें शुक्राणु बनते हैं। तो इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए, इन स्पर्म को नरिशमेंट देने के लिए इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बड़े बड़े आकार की कोशिका होती है, उनको सर्टोली सेल बोलते हैं बेटा। सर्टोली सेल जो हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, ये बड़े आकार की होती है, याद रखना, ठीक है ना। देखो शेप और साइज में ये थोड़ी बड़ी होगी, और इसका काम होता है स्पर्म को क्या देना, स्पर्म को क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। अब एक चीज बताता हूं, लीडिंग कोशिका को जो हार्मोन प्रेरित करता है वो तो कौन सा है, LH, लेकिन सर्टोली कोशिका को जो हार्मोन प्रेरित करता है उसका क्या नाम है, कोई बताएगा। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सर्टोली कोशिका को प्रेरित करेगा, बताओ भूमिका जी, लोकेश जी आप बताइए, चलो हाँ भाई पोल कीजिए फटाफट, कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। हाँ मैं यहाँ पे ए में लिख रहा हूँ LH और बी में लिख रहा हूँ FSH, बताओ दोनों में से कौन, ए सही होगा कि बी सही होगा। मनीषा जी, अदिति जल्दी बताओ, देखे जल्दी 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 फटाफट से। हाँ भाई, महावीर, निक्की, ज्योति कुमारी, मनीष राजपूत, विकास राजपूत, सोनम, प्राज्ञा तिवारी, जूही, रिया, आंचल, अंजलि, संजना। हाँ जी बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बेटा, मैंने एक ए और दूसरा बी, दो ही ऑप्शन दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं बेटा LH क्यों नहीं होगा, क्योंकि LH बेटा इस लीडिंग कोशिका को प्रेरित कर रहा है। LH किसको प्रेरित कर रहा है, लीडिंग कोशिका को। तो याद रखना सर्टोली कोशिका में S दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, S से याद रख लो FSH। तो सर्टोली कोशिका को कौन प्रेरित करता है, FSH, कभी भूलना मत। चलो जी अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, अंडाशय के सबसे निकटवर्ती फेलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा है। मेरे दोस्तों फेलोपियन जो ट्यूब होती है, जैसे ये ओवरी वाला भाग है और ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब, है ना, बिल्कुल जी। तो इस फेलोपियन ट्यूब में बच्चों ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे नजदीक, सबसे निकटवर्ती ओवरी का भाग हम किसे मानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस्तमस को, इनफंडिबुलम को, सर्विक्स को या एम्पुला को, जल्दी बताओ। देखे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, पता है, फेलोपियन ट्यूब के इस एम्पुला वाले भाग में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ हाँ जी बच्चों देखिएगा, अंडाशय का सबसे निकटवर्ती भाग आपसे पूछा जा रहा है। प्रिया, कृति, साक्षी, आयुषी, अनुभव, योगेश, बहुत ही बढ़िया बेटा, मुकेश, धर्मेंद्र, अदिति, सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी से कहूंगा एक बार सेशन को लाइक और शेयर करिए। देखे फटाफट भाई सारे बच्चे, कौन सा सही आंसर होगा। अमीषा, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये मैं RUHS के अंदर एम्स के पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, यहां इसने लिखा इस्तमस, ये पहला भाग है इस्तमस, ये बहुत ज्यादा संकीर्ण होता है और ये भाग आपका किस में ओपन होता है बेटा, ये इधर यूट्रस में ओपन होता है। तो ये तो गर्भाशय के समीपवर्ती है। अगर आपसे पूछे ना गर्भाशय का, यूट्रस का सबसे समीपवर्ती भाग, तो आप लिखोगे इस्तमस, ठीक है। सर्विक्स, सर्विक्स बच्चों हमेशा याद रखना, यहां पे होता है सर्विक्स। सर्विक्स हमेशा वजाइना को यूट्रस से जोड़ने वाला भाग है। सर्विक्स वजाइना और यूट्रस दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये दोनों नहीं हो सकते, है ना। एम्पुला में तो फर्टिलाइजेशन होता है, ये तो मध्य वाला भाग एम्पुला। तो फिर राइट आंसर होगा इनफंडिबुलम।
ये भाग है इनफंडीबुलम वाला, और इनफंडीबुलम वाला भाग इस ओवरी के बिल्कुल पास में होता है। तो राइट आंसर होगा इनफंडीबुलम, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। और बच्चों फेलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इस्थमस, दूसरा होता है एम्पुला, तीसरा होता है इनफंडीबुलम। इस्थमस जो है वो बहुत संकीर्ण होता है। इस्थमस यूट्रस के कांटेक्ट में रहेगा, एम्पुला बीच में होता है और इनफंडीबुलम ओवरी के कांटेक्ट में होता है। बात सही है या गलत है? गंगा जी, सुमित्रा जी, रिया, राम सिंह, महिमा, खुशबू, अनुपमा, पूनम, प्रियंका, बहुत ही बढ़िया। शिवानी, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि नहीं चले? बिल्कुल चलना है 100%। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, है ना। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है? द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। ये कह रहा है बच्चों, मानव में जो नर है, नर में प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों की साझा टर्मिनल वाहिनी कौन सी है? मतलब ये कि बच्चों नर के अंदर, पुरुषों के अंदर, याद रखिएगा, पुरुषों के अंदर एक ऐसा अंग है जो जनन तंत्र में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं, और जो उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा अंग है जो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं और मेल एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं? बताओ देखे। यूरिथ्रा, यूरिटर, वास डिफरेंस और वासा डिफरेंसिया। सही आंसर कौन सा होगा? अंजलि शर्मा, सोनम, शुभम, शेषता, सेली। ए कौन बोल रहा है? पहले ए वाले हाथ खड़े करो भाई। कुछ तो बी भी बोले जा रहे हैं। अरे वाह, हैं? अरे मेरे भाई बी में तो यूरिटर लिखा हुआ है। यूरिटर तो हो ही नहीं सकता। यूरिटर तो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्रा से, इसमें किडनी से यूरिन लाने का काम है यूरिटर का। तो यूरिटर तो ये ऊपर होता है, तो यूरिटर तो कतई नहीं हो सकता। यूरिटर तो केवल उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ये जनन तंत्र का भाग थोड़ी ना है। ये तो केवल एक्सक्रेटरी सिस्टम का ही भाग है, तो इसलिए यूरिटर नहीं हो सकता। वास डिफरेंस और वासा डिफरेंसिया, ये दोनों तो केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है कि नहीं? लेकिन जो ये यूरिथ्रा होता है ना बेटा, ये याद रखना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी भाग है और एक्सक्रेटरी का भी भाग है, दोनों ही सिस्टम का भाग है। क्योंकि इस यूरिथ्रा के द्वारा, इस यूरिथ्रा में यहां पर आकर के इजेकुलेटरी डक्ट ओपन होती है, तो यहां से सीमन भी जाएगा और यहां से यूरिन भी जाएगा, है ना। इसलिए इस मूत्र मार्ग को या यूरिथ्रा को बेटा और किस नाम से जानते हैं? यूरिनोजेनाइटल, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ओके ओके ओके, क्या बात है बच्चों, आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हो, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लाजवाब भाई साहब, आप बच्चों के लिए जो है मैं सैल्यूट करता हूं। आपकी इस बड़ी संख्या को मैं सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं, आपके जुनून को मैं सैल्यूट करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके उन माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपको यह संस्कार दिया, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, आपको पढ़ाया लिखाया, और आज वास्तव में आप जो है बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहे हो। आज भारत के सबसे बड़े परिवार के साथ पढ़ रहे हो, जहां से मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का हर एक विद्यार्थी सेलेक्ट होकर के अपने मुकाम को अर्जित कर रहा है, जहां पर हर एक विद्यार्थी एक नए जुनून और जोश के साथ पढ़ता है, जिम्मेदारी के साथ पढ़ता है, और वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका बस इजाजत है कि नहीं है? बता दो, नहीं है तो भी बता देना भाई, है जी। चलो क्वेश्चन क्या है? ए ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपोज अराउंड द एज ऑफ। एक मानव महिला लगभग किस उम्र में रजो निवृत्ति तक पहुंचती है? बता दो देखे। एक मानव महिला में मेनोपोज कब हो जाएगा? मेनोपोज पहले तो कहते हैं किसको है बताओ? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाए? रुक जाए, स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा उसे मेनोपोज कहेंगे। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। क्या है भैया? हाँ, इसके बाद में यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी भाई क्या हुआ था कि हमारे चश्मे के आगे एक बाल आ गया था, है कि नहीं है? तो चश्मे के आगे वाइपर तो लगे हुए हैं नहीं कि वाइपर से हटा दूं, समझ रहे हो? तो मैं इन चश्मे बनाने वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि भाई कोई ऐसी प्रणाली लाइए ताकि पूरे दिन इनको साफ ना करना पड़े, है कि नहीं है? हाँ, और हम तो भूल भी जाते हैं। कल का ही वाक्या था शायद, चश्मे लगे हुए थे, मैं 15-20 मिनट से इधर उधर देख रहा हूँ, चश्मा नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है ना। फिर किसी ने कहा सर थोड़ा जाके देखिए, ठीक है ना। तो मैंने जाके देखा अपना चेहरा उस दर्पण के अंदर, तो पता चला भाई चश्मा तो लगा हुआ है ना। तो कई बार ऐसा होता है, हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चों क्या बात है, मनोज जी, सुषमा जी, रुखसर, गोलू, निकिता, इतिशी, बहुत बढ़िया जी। अरे ऐसा सर, ऐसा मेरे पिताजी के साथ भी हुआ था। अरे भाई ये तो एक कॉमन सी चीज़ है ना। हाँ चलो जी,
कई बार ऐसा हुआ होगा ना, आपके पापा जी, आपके ताऊ जी, आपके भाई कोई चश्मा पहनते होंगे और उन्होंने आपको डांट भी दिया होगा कि यार चश्मा नहीं मिल रहा, सुबह से मैं इधर उधर खोज रहा हूँ, कोई तो हेल्प कर दो। पता नहीं आप लोग बच्चों कहाँ रख देते हो, ठीक है ना। हाँ, तभी आप कहते हो देखो तो जाके देखना उस शीशे में कहाँ है चश्मे, आपको दिख जाएंगे, हैं। हाँ, अब देखिए बच्चों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुक जाता है तो वो मेनोपोज है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो वो मेनार्की है। उसे क्या बोलते हैं, मेनार्की, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो कब होता है, 11 से 13 वर्ष की उम्र में, और रुक कब जाता है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में। तो देखो ऑप्शन पे जाइए, देखें ऑप्शन तो यहाँ एक ही सही हो सकता है, वो है ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। वाह, क्या बात है। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले कि नहीं चले, बिल्कुल चलना है जी, बिल्कुल चलना है। विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे की झिल्ली को भेदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्पर्म जो होता है ना बच्चों, उसके 3 भाग होते हैं, आपको ही पता है। एक उसका शीर्ष होता है, फिर उसका मध्य वाला भाग होता है, और लास्ट में उसकी पूंछ होती है कि नहीं होती है। शीर्ष में आगे ही आगे बच्चों एक्रोसोम होता है, अग्रपिंडक एक्रोसोम, फिर पीछे की तरफ न्यूक्लियस भी होता है कि नहीं। और फिर ये मध्य वाला जो भाग है ना, इसमें बहुत बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसे गति में कहीं ना कहीं एनर्जी देते हैं। अब देखो एलोसोम, टेल, ऑटोसोम की एक्रोसोम, बताओ देखे कौन सा सही होगा जी। दीपमाला, तन्मन कुमार, नेहा महोर, अभिषेक पटेल, ज्योति, अंजलि रॉय, साक्षी तिवारी, जल्दी बताइए देखे फटाफट। खुशी गुप्ता, राकेश कुमार, सोनी शर्मा, नंदिता वर्मा, ज्योति वर्मा, मंजेश माही, रोशनी विश्वकर्मा, राकेश, शिवानी, देव गोयल, तुलसी राजपूत, माधुरी चौरसिया, गंगा लोधी, जोया, प्रीतम पटेल, दीक्षा कुशवाहा, नीतू, एलियाज, प्रियंका भारती, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, बिहार गोपालगंज, बहुत बढ़िया, साक्षी जी, मनीषा जी। हाँ, ओके ओके ओके, चलो जी, इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा एक्रोसोम। और एक्रोसोम कहाँ पे होता है जी, एक्रोसोम हमेशा स्पर्म के सबसे आगे वाले भाग को कहते हैं, और एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम बच्चों अंडाणु की जो झिल्ली होती है ना, एग मेम्ब्रेन, इस एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं, इसको पचाने का काम करते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है, या स्पर्म को एनर्जी देने के लिए, गति के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो फिर मध्य वाला भाग, मिडल पार्ट। जानते हो क्यों, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओके, बिल्कुल जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले कि नहीं चले, बिल्कुल 100% चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, वापिस चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, मानव में जो पुरुष है, इसका जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, उस सेमिनल प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। सेमिनल प्लाज्मा का मतलब जानते हो, हमारे पास एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है सेमिनल वेसिकल, मतलब शुक्राशय। क्या नाम है उसका, शुक्राशय। शुक्राशय ग्रंथि जो है ये बच्चों एक पदार्थ, एक सारी श्वेत द्रव्य क्या करती है, सिक्रेट करती है ना। इस पदार्थ को ही सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है। अब इस सेमिनल प्लाज्मा में कौन से पदार्थ होते हैं ये पूछा है आपसे। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, राइबोज एंड पोटेशियम। जल्दी बताओ, अनु चौरसिया, दीपक दिगरवाल, आस्था, बबीता, हाँ जी, नेगस चौधरी, वैभव, सुनीता, एमडी अनुरागी, आरू प्रजापति, सुषमा कुमारी, पलक, सर्वेश, लोकेश गोस्वामी, तुलसी राजपूत, चंचल, श्वेता, दानिस्ता, विशाल, दीपक, प्रकाश, हाँ जी, पूनम, अभिमन्यु, शिवानी, डॉक्टर अनिल, काना, प्रीति, अपेक्षा, प्रार्थना, युवराज, मुकेश, संतोषी, जोया, हाँ, वीरेंद्र, बहुत बढ़िया, माया विश्वकर्मा, हर्षवर्धन, किशन, कमल, रवीना, अंजलि, काव्या, अपेक्षा, सुमित, निकी सिंह, हाँ जी, बहुत बढ़िया, मीना, सुहानी, गौरव गुजर, चिंकू, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बंटी जी बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं। देखो, एक तो फ्रक्टोज और दूसरा कैल्शियम, यही वो दो चीज हैं जो इस सेमिनल प्लाज्मा में आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी। लेकिन एक तीसरी चीज और भी है, और वो कुछ अदर एलिमेंट के रूप में कुछ एंजाइम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना मेरे दोस्तों, एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि सीमन में फ्रक्टोज का सीक्रेशन, सीमन में
फ्रक्टोज का सीक्रेशन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जो वीर्य होता है या जो सीमन होता है बेटा, उस सीमन में जो फ्रक्टोज है वो कहां से आया है? तो आपको आंसर क्या देना है? फ्रक्टोज कहां से आया है? सेमाइनल वेसिकल नाम की इस ग्रंथि से आया है। और फ्रक्टोज का काम क्या है जी? फ्रक्टोज बच्चों कहीं ना कहीं स्पर्म जब गति करेगा तो ऊर्जा चाहिएगी, ऊर्जा बनाने के लिए श्वसनीय पदार्थ जो है वो फ्रक्टोज है ना? बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चले कि नहीं चले? बिल्कुल 100% चलना पड़ेगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। यहां बच्चों कुछ कोशिकाएं दी हुई है, इनमें से आपको अगुणित कोशिका की पहचान करनी है, हैप्लॉइड सेल की पहचान करनी है। अगुणित कोशिका वो होती है जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। फटाफट बताओ, देखिए नगमा, ज्योति, निरंजन। हाँ बेटा, हरियाणा के लिए जो है वो ब्रह्मास्त्र बैच हैं। हाँ, आप अगर एम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हरियाणा के स्टूडेंट है तो ब्रह्मास्त्र 40 बैच जो है वो ज्वाइन कर लें। और अगर यूपी का कोई बच्चा है तो अटल, बिहार का बच्चा है तो लक्ष्य, और राजस्थान का है तो जीत, और बाकी अदर स्टेट्स के लिए ब्रह्मास्त्र। मैं सभी विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं, आइए विजय एजुकेशन ऐप से जुड़िए, विजय परिवार से जुड़िए और ऑनलाइन शानदार तैयारी कीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा पूछता है कि सीमन क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। सीमन को बोलते हैं बेटा वीर्य, है ना? सीमन वो पदार्थ है बेटा जिसमें स्पर्म भी हैं, मतलब शुक्राणु, जिसमें सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय से निकलने वाले पदार्थ भी हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ भी हैं, है ना? तो मेरे दोस्तों इस तरह का जो लिक्विड है, सेमी सॉलिड पदार्थ है, जेली के जैसा पदार्थ है, जिसमें स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है ना? जिसमें स्पर्म के लिए सारे जो है मेरे दोस्तों पोषक विद्यमान होते हैं, है ना? और जिसमें स्पर्म खुद तो होता ही है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से अगुणित कोशिका पहचाननी है। ठीक है, पहला इसने लिखा प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी और ओवम, फिर लिखा है स्पर्मेटोगोनिया, फिर लिखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक तो जिसके नाम के लास्ट में गोनिया आ गया, स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया, ये सारी डिप्लॉइड सेल होती है, द्विगुणित होती है, याद रखना। स्पर्मेटोगोनिया अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो द्विगुणित है, और इस स्पर्मेटोगोनिया से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यह भी होती है डिप्लॉइड। लेकिन इसके बाद बनने वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसके अलावा स्पर्मेटिड, है ना? और इसके अलावा बच्चों स्पर्म, ठीक है ना? ये तीनों की तीनों बच्चों हैप्लॉइड होती है। तो अब इधर ध्यान दो, आप देखो, पहले मैं आपके आंसर देखता हूं। चलो, अखिल जी कह रहे हैं बी होगा, शाहीन मुगल कह रहे हैं बी होगा, सौरभ जी आप बताओ देखें। हाँ सही है, खुद आंसर दे ही नहीं रहे हो। हाँ बताओ, सारे बच्चे बी पे ही एग्री है क्या? बिल्कुल बी होगा। तो मैं आपके साथ हूं भाई, बी ही होगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिख दिया, यह द्विगुणित होता है, इसलिए ये हो नहीं सकता। यहाँ स्पर्मेटोगोनिया लिख दिया, यह डिप्लॉइड होती है, और यहाँ प्राइमरी oocyte लिख दिया, यह भी डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी आ गया तो गड़बड़ है। तो ये सेकेंडरी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये तो हैप्लॉइड होती है, अंडाणु हैप्लॉइड होता ही है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये बात याद रखना है, हैप्लॉइड पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, मान के चलना। देखो, और हैप्लॉइड कौन होता है वो भी सुन लो। और होता है सेकेंडरी oocyte, और बच्चों एक आपका ओवम, और आपकी पोलर बॉडी, जिसके भी आगे पोलर बॉडी लिखा हुआ है वो भी आपकी हैप्लॉइड है। तो ये तीनों भी हैप्लॉइड है, पोलर बॉडी, ओवम और सेकेंडरी oocyte, ये भी अगुणित है। ओके, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले कि नहीं चले? 100% चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे नोट कर लेना। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड। द्वितीयक अंडाणु का अर्धसूत्री विभाजन कब पूरा होगा? बच्चों आपको पता है क्या? यह है फेलोपियन ट्यूब, और इस फेलोपियन ट्यूब का यह है एम्पुला वाला भाग, और यह है ओवरी वाला भाग। इस ओवरी से यह द्वितीयक अंडाणु निकल करके यहां आ चुका है, यह है सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte यहां आया है बच्चों, इसमें अभी मियोसिस सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड अभी हुआ नहीं है, वो अभी होगा, है ना? वो तभी होगा जब, पहला पॉइंट, एट द टाइम ऑफ कोप्यूलेशन, क्या कोप्यूलेशन के समय होगा, यानी मैथुन के समय। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनने के बाद क्या मियोसिस होगा। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, जब स्पर्म ओवम में एंटर करेगा तब होगा क्या। और फिर प्रायर टू ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग से पहले होगा क्या? बताओ देखिए, रिंकू जहांगीर, सोनम, शालू आचार्य, बताओ मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कब होगा सेकेंडरी oocyte में? सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड कब होगा?
कहां होगा, अगर ये पूछे तब तो आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब में। कहां होगा तो आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब में होगा मियोसिस सेकंड। लेकिन कब होगा बताइए, देखें गंगा जी, कल्पना जी, दिव्या जी, इसका राइट आंसर है जब स्पर्म यानी शुक्राणु अंडाणु के अंदर एंटर हो जाएगा तब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, और मियोसिस सेकंड होने के तुरंत बाद अंडाणु से शुक्राणु मिलेगा और जाइगोट बन जाएगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा जो वहां से दूर हट जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो मियोसिस सेकंड कब होगा भाई साहब, इस सेकेंडरी oocyte के पास जब स्पर्म आएगा और वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो स्पर्म की प्रेरणा प्राप्त करके ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड से विभाजित होगी। सही बात है कि गलत बात? बिल्कुल सही है जी। चलो जी बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल, कार्पस कार्डिकम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एलेंटम, बताओ कौन सा सही होगा? डॉक्टर अनिल जी, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और मोस्ट है, हमेशा आएगा, मान के चलना। एक ये क्वेश्चन आता है और एक प्लेसेंटा वाला आता है, एक प्लेसेंटा के हार्मोन पे भी क्वेश्चन बहुत आता है भाई, है ना। प्लेसेंटा के हार्मोन पे आए तब तो आपको याद रखना है HCG, HPL, है ना, और इसके अलावा एस्ट्रोजन और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, ये चार तो मेन है ही। ठीक है ना, ये चार तो प्लेसेंटा से स्रावित होंगे ही। अब यहां पे ये पूछ रहा है, बताइए, देखें, विवेक, विकास, पलक, चंचल, कमला, मुकेश, ध्यान से सुनिए बेटा, कार्पस ल्यूटियम, बहुत बढ़िया। वास्तव में भाई बच्चों, आप जिस तरह से आंसर दे रहे हो ये काबिले तारीफ है। कार्पस ल्यूटियम ही वो फॉलिकल है जिससे एक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कार्पस ल्यूटियम से होगा, इसलिए कार्पस ल्यूटियम को टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। और टेम्परेरी इसलिए क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बेटा जीवन पर्यंत नहीं बनी रहती, ये गर्भावस्था के समय 9 महीने के लिए और बाकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ल्यूटियल फेज में ही बनी रहती है, इसलिए इसको अस्थायी ग्रंथि कहा गया है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है और कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करने वाले हार्मोन को LH कहते हैं। यह LH हार्मोन महिलाओं में कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करेगा और पुरुष में लीडिंग सेल को प्रेरित करेगा। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। LH हार्मोन जो है महिला में कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करेगा और पुरुष में लीडिंग कोशिका को प्रेरित करेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो आज का पहले क्वेश्चन ऑफ टुडे मैं आपको दे देता हूं। आज का क्वेश्चन आपके लिए, आज का क्वेश्चन आपके लिए, और वो क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। आपको इनहिबिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा है। ये स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं और केवल स्टेटमेंट ही नहीं बताना है, यह भी बताना है कि ये इनहिबिन होता क्या है, इस इनहिबिन कहते किसको है, इसका सीक्रेशन कौन करता है, इसका कार्य क्या है ना। ये महिला और पुरुष में इसकी क्या भूमिका है इनहिबिन की, आपको इस इनहिबिन के बारे में बताना है और फुल डिटेल में बताना है कमेंट बॉक्स में। हाँ जी।